गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। आज अपन टीचिंग मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे। जब भी कोई शिक्षक कक्षा के अंतर्गत जाता है तो वह अपने विषय वस्तु को बहुत अधिक स्पष्ट करने का प्रयास करता है। उसका यह प्रयास रहता है कि जो भी वह विषय वस्तु पढ़ाए वह सभी विद्यार्थियों को समझ में आ जाए। इसके लिए वह कई सारे प्रयास करता है, जैसे सहायक सामग्री का प्रयोग करता है और विभिन्न शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करता है और उनके पूर्व ज्ञान को ध्यान में रखते हुए नवीन ज्ञान की ओर ले जाने का प्रयास करता है। तो आज हम शिक्षण पद्धति के बारे में पढ़ेंगे और हमेशा एक एक दिन एक एक शिक्षण पद्धति का अपन अध्ययन करेंगे, उसके बारे में बताएंगे। शिक्षण पद्धति, शिक्षा में पद्धति से तात्पर्य है कि शिक्षा द्वारा निर्देशित ऐसी क्रियाओं से है जिसके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ सीखते हैं। प्रत्येक अनेक पद्धति अनेक क्रियाओं का एक पुंज है। पद्धति का मतलब है जब भी कोई शिक्षण पद्धति हम काम में रखते हैं तो उसको कई सारी क्रियाएं करते हैं जिसका एक सेटअप है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके परिणाम स्वरूप छात्र कुछ ज्ञान प्राप्त करता है, कुछ ज्ञानार्जन करता है और किसी भी विषय के अध्ययन तथा अध्यापन के लिए सबसे पहले ये देखा जाता है कि इसे किस प्रकार पढ़ाया जाए। इस दृष्टिकोण से उस विषय के शिक्षण उद्देश्य निश्चित किए जाते हैं और उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह निश्चित किया जाता है कि उसे क्या क्या पढ़ाया जाए और किस ढंग से पढ़ाया जाए। जैसा कि मैं बता चुकी हूँ पहले भी कि किसी भी विषय वस्तु को स्पष्ट करने के लिए जैसी विषय की प्रकृति है उसको ध्यान में रखते हुए हमें एक ऐसी क्रिया अपनानी पड़ती है, एक ऐसी पद्धति अपनानी पड़ती है ताकि हम सरल और सुगम तरीके से अपने ज्ञान को विद्यार्थियों तक पहुंचा सकें। अब यह है कि शिक्षण पद्धति की आवश्यकता क्या है। मनोवैज्ञानिक युग में शिक्षा प्रदान करने के लिए बालक को केंद्र माना जाता है, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन पर ज़्यादा महत्व दिया जाता है, न कि कंटेंट को। शिक्षा शास्त्रियों का कहना है कि बालक को उचित प्रकार से शिक्षा तभी प्रदान की जा सकती है जबकि उनके मस्तिष्क को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, यानी जैसा उनका मेंटल लेवल है, जैसे उनकी मानसिक योग्यता है, उसको ध्यान में रखकर शिक्षक को पढ़ाया जाना चाहिए। विभिन्न स्तर के विद्यार्थियों को विभिन्न विधियों से पढ़ाना आवश्यक है, यानी छोटे बच्चे हैं तो उसके अनुरूप हमें शिक्षण पद्धति को काम में लेना और बड़े बच्चे हैं तो उसके अनुरूप शिक्षण पद्धति को काम में लेना पड़ेगा। किसी भी विषय के अध्ययन अध्यापन के लिए कुछ निश्चित उद्देश्य को निर्धारित करना आवश्यक है। यदि हम बिना किसी उद्देश्य का निर्धारण के किसी भी विषय का अध्ययन करते हैं तो हो सकता है कि विद्यार्थी वह ज्ञान प्राप्त ना करे जो हम चाहते हैं। उद्देश्य पूर्ति के लिए भी आवश्यक है कि हम उस विषय को संगठित और व्यवस्थित रूप से पढ़ाएं। इसलिए किसी भी विषय के अध्यापन में विधि का महत्वपूर्ण स्थान है। विज्ञान शिक्षण की अनेक विधियां हैं, लेकिन विषय वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखकर इनका प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसा कि यह मैं जो नोट्स में बताया है उसको मैं थोड़ा सरल तरीके से स्पष्ट करना चाहूँगी कि जो भी हम विषय वस्तु पढ़ाते हैं उस विषय वस्तु की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए ही हमें शिक्षण पद्धति को उपयोग में लाना चाहिए और शिक्षण पद्धति उपयोग में जो उद्देश्य निर्धारित किए हैं उन उद्देश्यों को ध्यान में रख कर के शिक्षण पद्धतियों को टाइम टू टाइम मोल्ड करते रहना चाहिए, चेंज करते रहना चाहिए ताकि हम उस उद्देश्य की प्राप्ति कर सकें और ज्ञान का स्पष्टीकरण भी कर सकें। शिक्षण पद्धति कई प्रकार की है, जैसे व्याख्यान विधि है, समस्या समाधान विधि है, योजना विधि है, प्रदर्शन विधि है, प्रयोगशाला विधि है और ह्यूरिस्टिक विधि है। आज हम व्याख्यान विधि के बारे में बताएंगे। जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है व्याख्यान, लेक्चर मेथड, सिर्फ लेक्चर है जिसको हम कह सकते हैं वन वे। जो बड़ी कक्षा में जैसे आप एमए या मतलब विश्वविद्यालय स्तर पर ज़्यादातर इसी विधि को प्रयोग में लाया जाता है और ये वन वे मेथड है। वन वे मेथड का मतलब है इसमें शिक्षक बोलता है और विद्यार्थी सुनते हैं। शिक्षण में सबसे अधिक उपयोग में लाई जाने वाली विधि है व्याख्यान विधि। में शिक्षक प्रकरण संबंधी बिंदुओं को तार्किक ढंग से क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करता है और छात्र उसी क्रम में ज्ञान को ग्रहण करता है। शिक्षक में व्याख्यान देने का कौशल होना चाहिए। इस विधि हेतु आवश्यक है
कि उसके माध्यम से ही शिक्षक अपने विचारों को छात्रों तक आसानी से पहुंचा सके। कहने का मतलब है शिक्षक में ऐसा कौशल होना चाहिए कि वो किस प्रभावी तरीके से अपने विचारों को, अपने विषय वस्तु को छात्रों के समक्ष प्रस्तुत कर सके। इस विधि में शिक्षक सूचना प्रसारण का कार्य करता है और छात्र उन सूचनाओं को ग्रहण करते हैं। इस विधि में शिक्षक अधिक सक्रिय रहता है और छात्र निष्क्रिय रहता है। व्याख्यान विधि का प्रयोग, इसका प्रयोग निम्न प्रकार से किया जाता है। पहला है पाठ की प्रस्तावना हेतु। जब हम शिक्षण कार्य शुरू करते हैं तो पाठ का जो प्रस्तावना निकलवाते हैं वो हम व्याख्यान विधि के माध्यम से निकलवाते हैं। दूसरा है विषय वस्तु का स्पष्टीकरण करने हेतु। जब हम विकासात्मक प्रश्न करते हैं और विकासात्मक प्रश्न करने के बाद जब उस विषय वस्तु को सार रूप में समझाते हैं, जिसको हम सामान्यतः अध्यापक कथन कहते हैं, वो अध्यापक कथन ही व्याख्यान है जिसके माध्यम से हम विषय वस्तु को स्पष्ट करते हैं। तीसरा है पाठ का सारांश प्रस्तुत करना। जैसे कि मैं लेसन प्लान में पहले भी बता चुकी हूँ कि जब हम कुछ विषय वस्तु का ज्ञान देते हैं तो श्याम पट्ट पर हम उसको सार रूप में लिखते हैं ताकि विद्यार्थी अपना ध्यान उस विषय वस्तु की ओर केंद्रित कर सके। नेक्स्ट है अतिरिक्त विषय वस्तु प्रदान करने हेतु। कई बार जब हम व्याख्यान देते हैं तो उस विषय वस्तु से संबंधित हम अतिरिक्त ज्ञान भी प्रस्तुत करते हैं, हम आसपास के ज्ञान को भी प्रस्तुत करते हैं। और प्रेरणा प्रदान करने हेतु, यानी हमारा इतना प्रभावशाली व्याख्यान होना चाहिए कि बच्चे प्रेरित हो उस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए। व्याख्यान विधि के क्या क्या गुण हैं? पहला ये मितव्ययी होता है, क्योंकि इसमें सिर्फ टीचर बोलता है, विद्यार्थी सुनते हैं। समय की बचत होती है। समय की बचत क्यों होती है? क्योंकि न तो इसमें किसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट होता है, न कोई डिमॉन्स्ट्रेशन होता है, न किसी प्रकार का कोई अन्य क्रिया होती है, सिर्फ शिक्षक बोलता है और छात्र सुनता है। तीसरा प्रेरणादायी भी होता है। जब टीचर इफेक्टिव तरीके से बोलता है तो विद्यार्थी उस विषय वस्तु को ध्यान से सुनने के लिए प्रेरित भी होते हैं। अनुशासन अर्थात छात्रों पर नियंत्रण आसान से होता है। जब टीचर लेक्चर देता है तो उसका ध्यान सभी विद्यार्थियों पर रहता है कि और उस समय लेक्चर देते समय वो यह भी देखता है कि क्या बच्चा ध्यान से सुन रहा है या नहीं। समय समय पर उसका मूल्यांकन भी हो सकता है। विचारों को क्रमबद्ध ढंग से प्रस्तुत किया जा सकता है। और लास्ट में है किसी प्रकरण का परिचय देने अथवा सारांश बताने के लिए भी उपयोगी है। हम आसानी से उसका सार बता सकते हैं। लेकिन गुण के साथ साथ इस विधि के दोष भी हैं। दोष क्या हैं? व्यावहारिक ज्ञान की अपेक्षा अर्थात प्रत्यक्ष अनुभव और प्रयोग संबंधी कार्य का कोई भी स्थान नहीं है। हम किसी प्रकार का स्थायी ज्ञान नहीं दे सकते हैं। अगर बच्चा सुन लेता है और उसको याद रहता है तो सही है, अगर नहीं याद रहता है तो वह अनुभव उसके छूट जाते हैं। दूसरा है छात्रों की सक्रियता का अभाव। क्योंकि छात्र सिर्फ सुनते ही हैं। यदि कोई शिक्षक प्रभावी ढंग से नहीं व्याख्यान देता है तो हो सकता है कि वह उसमें रुचि भी ना दिखाए और अपनी सक्रियता भी ना दिखाए। विषय की प्रकृति के आधार पर प्रतिकूल होती है, जैसे विज्ञान है, गृह विज्ञान है, भूगोल है। इन सब विषय के लिए उपयुक्त नहीं। जैसे कि मैं पहले भी कह चुकी हूँ, विषय की प्रकृति को ध्यान में रखकर हमें शिक्षण पद्धति का प्रयोग करना चाहिए। चूँकि साइंस है, होम साइंस है, ज्योग्राफी है, यह व्यवहारिक ज्ञान अधिक देता है, प्रैक्टिकल विषय है, इसलिए यह विधि उसके लिए उपयुक्त नहीं है। मानसिक शक्तियों का विकास करने में भी अक्षम है, क्योंकि जब वन वे मेथड है, यानी कि सिर्फ टीचर बोलता है विद्यार्थी सुनता है, तो इससे विद्यार्थियों के मानसिक शक्तियों का विकास नहीं हो पाता है। मंद बुद्धि के बच्चों के लिए तो बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है और छोटे बालकों के लिए भी उपयुक्त नहीं है, क्योंकि छोटे बालकों का ध्यान दूसरी तरफ ज़्यादा आकर्षित होता है। और विभिन्न छात्रों की सूचना ग्रहण करने की गति भी अलग अलग होती है। यदि कोई बच्चा तेज़ है तो हो सकता है कि वह व्याख्यान के माध्यम से उस सूचना को ग्रहण कर ले, उस विषय वस्तु को समझ ले, लेकिन अगर किसी की सीखने की गति धीमी है तो वह नहीं समझ पाता है। इस प्रकार दोषों को देखते हुए आवश्यक है कि कुछ ऐसी बातों को ध्यान में रखा जाए ताकि हम इस विधि को भी लाभदायी सिद्ध कर सकें। इस विधि को मतलब व्याख्यान विधि को कैसे कर सकते हैं कि जब व्याख्यान दें तो बीच बीच में क्रियाशील बनाने के लिए हमको एक डिमॉन्स्ट्रेशन भी देते रहना चाहिए, उसका कुछ प्रदर्शन करते रहना चाहिए। उदाहरण के लिए अगर चुंबक के गुण हैं, आप बता रहे हैं, तो बीच बीच में चुंबक और लोहे की चीज़ों को दिखा करके जो आप गुण बता रहे हैं वो दिखाते भी जाएँ और बोलते भी जाएँ। दूसरा है आवश्यकता अनुसार मुख्य बिंदुओं को श्यामपट्ट पर अंकित किया जाए। जहाँ पर लगता है कि ये बहुत ही मुख्य बिंदु है, यह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है, उसको बीच बीच में श्यामपट्ट पर भी लिखें, ब्लैक बोर्ड पर भी लिखें, ताकि विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित किया जा सके। व्याख्यान प्रभावी होना चाहिए ताकि छात्रों की रुचि बनी रहे।
छात्रों को प्रश्न पूछने का समय दिया जाना चाहिए। जब वह व्याख्यान करता है तो बीच बीच में ऐसे प्रश्न करने के लिए, जैसे विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा है तो बच्चों को मौका देना चाहिए कि वह अपने जो डाउट्स हैं उसको वो क्लियर कर सके। और व्याख्यान के साथ साथ डिस्कशन भी होना चाहिए। जैसे आपने व्याख्यान दिया तो उस जो विषय वस्तु आपने पढ़ाया है उस विषय वस्तु पर कुछ न कुछ विचार विमर्श होना चाहिए, ताकि विचार विमर्श के माध्यम से वह अपने ज्ञान को और अधिक स्थायी बना सके और प्रभावी बना सके।